शिमला की बर्फीली हवाओं में एक भव्य होटल की रोशनी जगमगा रही थी। रॉयल पैलेस होटल, जो शिमला के सबसे प्रतिष्ठित होटलों में से एक था, आज किसी खास मौके पर सजाया गया था। होटल के विशाल हॉल में क्रिस्टल की झाड़ें लटक रही थीं और फर्श पर महंगे कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर कलाकृतियां सजी थीं और हर कोने में खूबसूरत फूलों की सजावट की गई थी। ये पार्टी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि देश के सबसे रहस्यमय और सफल उद्योगपति के सम्मान में आयोजित की गई थी, जिसका नाम था आर्यन वर्मा। लेकिन विडंबना यह थी कि कोई भी नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कैसा दिखता है या वह कौन है। हॉल में देश के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग इकट्ठे हुए थे। उद्योगपति, राजनेता, बॉलीवुड के सितारे और समाज के उच्च वर्गीय लोग सभी यहाँ मौजूद थे। सभी की जिज्ञासा इस बात को लेकर थी कि आखिर यह आर्यन वर्मा कौन है, जिसने पिछले 10 सालों में बिना किसी के सामने आए इतनी बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वह विदेश से आया है, कुछ का मानना था कि वह किसी राजघराने का सदस्य है, तो कुछ लोगों का अनुमान था कि वह कोई टेक्नोलॉजी जीनियस है। इसी भीड़-भाड़ के बीच होटल के मुख्य दरवाजे से एक साधारण दिखने वाला युवक प्रवेश कर रहा था। उसका नाम था आदित्य शर्मा। वह 28 साल का था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जो उसकी सादगी के बावजूद भी स्पष्ट रूप से नजर आता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी अनुभवी व्यक्ति की होती है। उसने एक साधारण काला सूट पहना हुआ था, जो महंगा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह बेहद शालीन और सुव्यवस्थित दिख रहा था। उसके जूते साफ थे लेकिन पुराने, उसकी घड़ी साधारण थी और उसके पास कोई महंगा एक्सेसरी नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसका नाम अनुष्का गुप्ता था। अनुष्का 26 साल की थी और एक सफल व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी अपनी कंपनी इनोवेट इंडस्ट्रीज थी, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी। अनुष्का ने एक सुंदर नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में हीरे का हार चमक रहा था। वह एक आत्मविश्वास से भरपूर महिला थी, जो अपने व्यापार में काफी नाम कमा चुकी थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी के निशान दिख रहे थे, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ उसके और आदित्य के साथ कैसा व्यवहार होने वाला है। जैसे ही वे दोनों हॉल में दाखिल हुए, कुछ लोगों की नजरें उन पर टिक गईं, खासकर अनुष्का के पूर्व प्रेमी विक्रम सिंघानिया और उसकी बहन प्रिया सिंघानिया की। विक्रम 30 साल का था और एक अमीर उद्योगपति का बेटा था। उसके पिता का सिंघानिया ग्रुप था, जो रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था। विक्रम हमेशा से अनुष्का से शादी करना चाहता था और जब उसने आदित्य से शादी की खबर सुनी थी, तो वह बहुत गुस्से में था। उसे लगता था कि अनुष्का ने उसे छोड़कर एक गलत फैसला लिया है। प्रिया सिंघानिया 25 साल की थी और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करके वापस आई थी। वह हमेशा से अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाने वाली थी और उसे भी लगता था कि अनुष्का ने बहुत बड़ी गलती की है। दोनों भाई बहन पैसे को सब कुछ मानते थे और उनके लिए किसी व्यक्ति की पहचान उसकी दौलत से होती थी। प्रिया ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अरे देखो कौन आया है, अनुष्का गुप्ता, और उसका उसका क्या कहूं इसे, ये तो बिल्कुल साधारण लग रहा है। इसके कपड़े देखो, जूते देखो, घड़ी देखो, लगता है कि किसी सेकंड हैंड शॉप से खरीदे हैं। उसने आदित्य की तरफ इशारा करते हुए अपनी सहेलियों से कहा, जो उसके साथ खड़ी थीं। विक्रम आगे बढ़ा और एक घमंडी अंदाज में बोला, अनुष्का, तुमने सच में बहुत अच्छा चुनाव किया है। मुझ जैसे सफल और अमीर आदमी को छोड़कर इस इस साधारण से आदमी को चुना। क्या नाम है इसका? और यह करता क्या है? कहीं चपरासी तो नहीं है? उसकी आवाज में तंज और अहंकार साफ झलक रहा था। अनुष्का ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, इनका नाम आदित्य शर्मा है और ये मेरे पति हैं। और हाँ विक्रम, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन साथ ही थोड़ी परेशानी भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ के लोग आदित्य को समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इतने में अनुष्का की माँ सुधा गुप्ता भी वहां पहुंच गईं। सुधा गुप्ता एक 52 साल की महिला थीं, जो एक धनी परिवार से थीं। उनके पति एक सफल वकील थे और वे हमेशा से चाहती थीं कि उनकी बेटी किसी अमीर और प्रभावशाली परिवार में शादी करे। उन्होंने आदित्य को देखते ही अपना चेहरा बना लिया। उन्हें आदित्य से शादी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आदित्य उनके परिवार के स्टेटस के लायक नहीं था। अनुष्का, तूने जो किया है उसका अंजाम बहुत भारी होगा, सुधा ने कड़क आवाज में कहा। इस आदमी के साथ शादी करके तूने न सिर्फ अपनी
बल्कि हमारे पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। लोग क्या कहेंगे? हमारी इज्जत का क्या होगा? तू इतनी पढ़ी लिखी है, तेरा अपना बिजनेस है, तू कोई भी अमीर लड़का चुन सकती थी। आदित्य शांति से सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही दोह। वह जानता था कि यह सब होना था। उसे अंदाजा था कि समाज में लोग कैसे सोचते हैं और कैसे किसी की परख करते हैं। उसने अनुष्का का हाथ धीरे से थामा और प्यार से कहा, अनुष्का, चलो यहां से चलते हैं। यहां हमारा स्वागत नहीं है। लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया। अरे रुको, अभी पार्टी शुरू हुई है। आखिर ये पार्टी किसके लिए है, ये तो जानते हो। आज यहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति आने वाला है। उसकी आवाज में चुनौती थी। आदित्य ने सहज भाव से कहा, हाँ, मुझे पता है। ये एक बड़े उद्योगपति के सम्मान में है, आर्यन वर्मा के लिए। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। प्रिया हंसी और बोली, अच्छा, तो तुम्हें पता है कि यह पार्टी आर्य एंटरप्राइजेस के मालिक श्री आर्यन वर्मा के सम्मान में है। वो आज पहली बार सबके सामने आएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 10 साल में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है। वो इतना अमीर है कि तुम्हारे जैसे सैकड़ों लोगों को नौकरी दे सकता है। इतने में अनुष्का की एक पुरानी दोस्त रीता वहां आ गई। रीता और अनुष्का कॉलेज में साथ पढ़ती थीं और अच्छी दोस्त थीं। लेकिन अब रीता एक अमीर परिवार से शादी करके धन दौलत की मालकिन बन गई थी। उसका पति एक बड़ा निर्यातक था और वे दुबई में रहते थे। रीता के पास महंगे गहने थे, डिजाइनर साड़ी थी और उसका पूरा लुक बहुत ग्लैमरस था। अनुष्का, कितने दिन बाद मिली? रीता ने खुशी से कहा और फिर आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा, ये कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे पति आदित्य, अनुष्का ने थोड़े गर्व के साथ कहा। हालांकि वह महसूस कर रही थी कि सभी लोग आदित्य को घूर रहे हैं। रीता ने आदित्य को देखा और उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। हम अच्छा, तो अनुष्का, तुमने अपना बिजनेस कैसे चलाया है आजकल? सुना है कि इनोवेट इंडस्ट्रीज को कुछ परेशानी हो रही है। मार्केट में पैसों की तंगी है ना। शायद शायद इसीलिए तुम्हें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी हो। उसकी आवाज में व्यंग्य था। यह सुनकर सुधा गुप्ता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपने हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यह शादी गलत है। अब देखो, बिजनेस भी डूब रहा है और ऊपर से इस आदमी का बोझ। इसका कोई भविष्य नहीं है। यह अनुष्का को कभी खुश नहीं रख पाएगा। आदित्य ने धीरे से और संयम के साथ कहा, आंटी जी, अनुष्का का बिजनेस बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी चुनौतियां हैं जो हर बिजनेस में आती हैं। ये सब हल हो जाएंगी। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। विक्रम ने ठाका लगाया, अरे वाह, इसे बिजनेस के बारे में भी पता है। बहुत अच्छी बात है। तो बताओ आदित्य जी, क्या करते हो तुम? कोई बड़ा व्यापार है या फिर कोई फैमिली बिजनेस है? शायद कोई बड़ी कंपनी में हाई पोजीशन हो। मैं एक छोटी सी जॉब करता हूं। आदित्य ने बहुत सरलता से कहा। वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। प्रिया ने तुरंत तंज कसा, कितनी सैलरी है और कहाँ जॉब है? कोई एमएनसी में है या फिर किसी छोटी कंपनी में क्लर्क का काम करते हैं? उसकी आवाज में मजाक उड़ाने का भाव था। आदित्य चुप रह गया। वह जानता था कि अगर वह कुछ भी कहेगा तो लोग उसका और मजाक बनाएंगे। उसे इस समय जवाब नहीं देना था। इतने में वहां कुछ और लोग भी आ गए। अनुष्का के कुछ रिश्तेदार और पारिवारिक मित्र। सभी लोग आदित्य को देखकर अपने अपने कमेंट कर रहे थे। अनुष्का के चाचा ने कहा, अनुष्का, ये क्या किया तुमने? इतनी अच्छी लड़की होकर इस तरह की शादी की है। विक्रम जैसा लड़का मिल रहा था, फिर भी तुमने इसे चुना। अनुष्का की मौसी ने भी कहा, हमारे जमाने में लड़कियां परिवार की इज्जत को समझती थीं। आज की लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ भी करती हैं। रीता ने और भी तंज कसा, अनुष्का, तुम तो बहुत समझदार थीं। कॉलेज में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आते थे। तुमने एमबीए भी किया था। फिर यह क्या हो गया? लगता है बिजनेस की टेंशन में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विक्रम ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, यार, कम से कम अपनी बैकग्राउंड तो बताओ। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? कोई प्रॉपर्टी है या फिर तुम्हारा कोई भविष्य का प्लान है? आदित्य ने शांति से कहा, मेरे पिताजी एक टीचर थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं। वह अपने परिवार के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहता था। प्रिया ने हंसकर कहा, ओह, टीचर के लड़के हैं आप? तो फिर सैलरी भी ज्यादा नहीं होगी। अनुष्का को तो बहुत परेशानी होगी। वैसे अनुष्का, तुम्हारे पास तो पैसा है, तो शायद तुम इनको मेंटेन कर सकोगी। अनुष्का का गुस्सा अब हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने कड़क आवाज में कहा, बस करो तुम लोग। आदित्य एक बहुत अच्छे इंसान हैं।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उनके पास दिल है, संस्कार हैं, प्यार है। विक्रम ने व्यंग्य से कहा, अरे हाँ हाँ, प्यार से पेट भरता है ना, प्यार से घर चलता है, प्यार से बच्चों की पढ़ाई होती है। वाह, क्या बात है। सुधा गुप्ता ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। अनुष्का, अभी भी वक्त है, तू इस गलती को सुधार सकती है। विक्रम अभी भी तैयार है तुझसे शादी करने के लिए। विक्रम ने अपना सीना फुलाकर कहा, हाँ अनुष्का, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। बस इस आदमी को छोड़ना होगा। आदित्य ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। विक्रम, अनुष्का किसी की संपत्ति नहीं है कि उसे छोड़ा या लिया जाए। वह एक स्वतंत्र महिला है और उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। प्रिया ने हंसकर कहा, ओह, तो साहब में हिम्मत भी है। लेकिन हिम्मत से घर नहीं चलता भाई। इतने में हॉल में एक घोषणा हुई। होटल के मैनेजर ने माइक पर कहा, मित्रों, आज हम सबको एक विशेष अतिथि का इंतजार है। हमारे राज्य के उद्योग मंत्री श्री राजेश वर्मा जी यहाँ पधारने वाले हैं। वे आर्यन वर्मा जी को सम्मानित करने आ रहे हैं। यह सुनकर पूरे हॉल में एक अजीब सी उत्सुकता फैल गई। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगे। रीता ने कहा, वाह, मंत्री जी खुद आ रहे हैं। लगता है यह आर्यन वर्मा सच में बहुत बड़ा आदमी है। विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा, यार, मुझे लगता है आज हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। शायद उससे कोई बिजनेस डील भी हो सके। प्रिया ने अनुष्का और आदित्य की तरफ देखकर कहा, देखिए, अब समझ आएगा कि असली सफल लोग कैसे होते हैं। आप लोग भी सीख सकते हैं। कुछ देर बाद राजेश वर्मा का काफिला आया। वे एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी और उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। उन्होंने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उनकी पूरी पर्सनैलिटी, पावर और अथॉरिटी झलका रही थी। राजेश वर्मा ने होटल में प्रवेश किया तो सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने सबको नमस्कार किया और माइक के पास गए। राजेश वर्मा ने माइक संभाला और अपनी गंभीर आवाज में कहा, मित्रों, आज मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उद्देश्य से आया हूँ। आज हमारे राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति, समाज सेवी और एक अनोखे व्यक्तित्व के धनी श्री आर्यन वर्मा जी को सम्मानित करने का दिन है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से गुप्त रूप से काम किया है और आज समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान के साथ सबके सामने आएं। भीड़ में खुशी और उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। विक्रम ने उत्साह में आदित्य से कहा, देखो दोस्त, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि असली सफल आदमी कैसा होता है। तुम जैसे लोग तो बस सपने देख सकते हैं, ऐसे लोग हकीकत में बनते हैं। उसकी आवाज में अहंकार साफ झलक रहा था। आदित्य ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हाँ विक्रम, मैं भी बहुत उत्सुकता से देखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कैसा है। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अनुष्का को महसूस हो रहा था कि यहाँ उसके और आदित्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। वह परेशान हो रही थी और चाहती थी कि वे यहाँ से चले जाएं। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ धीरे से दबाया और आंखों से संकेत दिया कि सब ठीक है और थोड़ा और इंतजार करना है। राजेश वर्मा ने आगे कहा, आर्यन वर्मा जी ने न केवल अपना व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है, बल्कि समाज की सेवा में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है, सैकड़ों स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं और अनगिनत गरीब परिवारों की मदद की है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साबित किया है कि सफलता का असली मतलब दूसरों की सेवा करना है। प्रिया ने अपनी सहेलियों से कहा, वाह, कितना महान व्यक्ति होगा। मुझे लगता है वह बहुत हैंडसम और स्मार्ट भी होगा। रीता ने कहा, हाँ, ऐसे लोग हमेशा परफेक्ट होते हैं। अनुष्का, तुम भी देखो कि असली आदमी कैसे होते हैं। सुधा गुप्ता ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, तुम भी सीख सकते हो कि कैसे कामयाब बना जाता है। राजेश वर्मा की आवाज फिर गूंजी, तो मित्रों, अब वह समय आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कृपया तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे राज्य के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री आर्यन वर्मा का। जैसे ही राजेश वर्मा ने आर्यन वर्मा का नाम लिया, पूरा हॉल जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग उत्सुकता से स्टेज की तरफ देख रहे थे, यह जानने के लिए कि कौन सा महान व्यक्ति उनके सामने आने वाला है। विक्रम और प्रिया सबसे आगे खड़े होकर देख रहे थे। अचानक सबको चौंकाते हुए आदित्य ने अनुष्का का हाथ धीरे से छोड़ा और स्टेज की तरफ कदम बढ़ाया। अनुष्का को समझ नहीं आया कि आदित्य क्या कर रहा है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए।
आदित्य, कहाँ जा रहे हो? अनुष्का ने चिंता और घबराहट से पूछा, लेकिन आदित्य ने केवल प्यार भरी और रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे देखा और धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ता गया। उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। विक्रम ने जोर से हंसकर और मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो, ये पागल स्टेज पर जा रहा है। लगता है कि यही आर्यन वर्मा है। हद है भाई, कितना भ्रम में है ये आदमी। प्रिया भी हंसी और व्यंग्य से बोली, अरे हद है, इतना भी शर्म नहीं है। सीधे स्टेज पर चढ़ जाना है। सिक्योरिटी कहाँ है? कोई इसे रोको। सुधा गुप्ता ने अपना सिर पीट लिया और परेशानी से कहा, हे भगवान, ये क्या कर रहा है? अब तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे। रीता ने तंज के साथ कहा, अनुष्का, तुम्हारे पति को लगता है कि वे खुद आर्यन वर्मा हैं। लगता है दिमाग में कोई गड़बड़ है। हॉल में मौजूद अन्य लोग भी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान हो रहे थे कि यह व्यक्ति क्या करने जा रहा है। लेकिन जैसे ही आदित्य स्टेज पर पहुंचा, एक अविश्वसनीय घटना घटी। राजेश वर्मा का चेहरा अचानक खुशी से खिल उठा। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर आदित्य को बहुत सम्मान और प्रेम के साथ गले लगाया। आर्यन, मेरे दोस्त, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजेश वर्मा ने बहुत खुशी से कहा। पूरा हॉल एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह सच में आर्यन वर्मा था जो अभी तक आदित्य के नाम से जाना जा रहा था? राजेश वर्मा ने माइक पर घोषणा की, मित्रों, मैं बहुत गर्व के साथ आप सबका परिचय कराता हूं। हमारे राज्य के सबसे महान उद्योगपति श्री आर्यन वर्मा से, जो आज तक सबके लिए आदित्य शर्मा के नाम से जाने जाते थे। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिस व्यक्ति का वह इतनी देर से मजाक उड़ा रहा था, जिसे वह एक साधारण आदमी समझ रहा था, वही आर्यन वर्मा था। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, ये ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल साधारण लग रहा था। इसके कपड़े, इसकी घड़ी, सब कुछ तो सामान्य था। अनुष्का को भी सदमा लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ गर्व भी झलक रहा था। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसके पति की असली पहचान क्या थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू। आदित्य, जो अब सबके सामने आर्यन वर्मा के रूप में खड़ा था, ने माइक लेकर अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, मित्रों, मैं जानता हूं कि आप सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने जानबूझकर पिछले कई महीनों से अपनी असली पहचान छुपाई थी। इसके पीछे मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। मैं यह जानना चाहता था कि हमारे समाज में लोग किसी व्यक्ति से प्रेम उसके पैसे और हैसियत के कारण करते हैं, या वास्तव में उसके व्यक्तित्व और चरित्र के कारण। उन्होंने अनुष्का की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखा और कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक ऐसी जीवन साथी मिली जिसने मेरी सादगी में भी, मेरी साधारणता में भी मुझसे सच्चा प्रेम किया। अनुष्का ने मुझे तब स्वीकार किया जब वह मुझे केवल एक सामान्य व्यक्ति समझती थी। राजेश वर्मा ने आगे कहा, मित्रों, आर्यन वर्मा जी ने पिछले 10 सालों में अकेले 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के धर्मार्थ कार्य किए हैं। उन्होंने 50,000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है। उन्होंने 200 से ज्यादा स्कूल, 50 अस्पताल और अनगिनत सामुदायिक केंद्र बनवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। भीड़ में से कई लोग अब समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वे तालियां बजाने लगे, लेकिन विक्रम और उसकी टोली अभी भी सदमे और शर्म में डूबी थी। अचानक विक्रम ने अपनी शर्म और गुस्से में जोर से कहा, यह झूठ है, यह बिल्कुल झूठ है। यह व्यक्ति आर्यन वर्मा नहीं हो सकता। मैंने इसे बचपन से देखा है। यह तो हमारे ही स्कूल में पढ़ता था और बहुत गरीब परिवार से था। इसके पिता एक साधारण टीचर थे। आर्यन ने बहुत शांति और धैर्य के साथ कहा, हाँ विक्रम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हाँ, मेरे पिताजी एक साधारण टीचर थे और हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। लेकिन विक्रम, जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं। मैंने अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से यह मुकाम हासिल किया है। प्रिया ने गुस्से और शर्म के साथ कहा, तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि तुम आदित्य शर्मा हो। तुमने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? आर्यन ने समझाते हुए कहा, प्रिया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। आदित्य शर्मा मेरा वास्तविक नाम है, जो मेरे माता पिता ने रखा था।
आर्यन वर्मा मेरा व्यापारिक नाम है। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तो मैंने यह नाम अपनाया था। लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में मैं हमेशा आदित्य ही रहा हूं। सुधा गुप्ता अब तक की सबसे बड़ी दुविधा और शर्म में थी। वह जिस आदमी को अपने घर से निकालना चाहती थी, जिसे वह अपनी बेटी के लायक नहीं समझती थी, वही निकला उनके राज्य का सबसे बड़ा और सम्मानित उद्योगपति। वे आगे बढ़ीं और आर्यन के पैर छूकर आंसू भरी आंखों से माफी मांगने लगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने तुम्हारी परख तुम्हारे चरित्र से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिखावे से की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, सुधा ने रोते हुए कहा। आर्यन ने उन्हें सहारा देकर और बहुत सम्मान से कहा, माँ जी, आप मेरी माँ के समान हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता। यह समाज की एक आम समस्या है कि लोग पहले पैसे को देखते हैं, फिर व्यक्ति को। मैं इसे समझता हूँ। विक्रम भी अब अपनी शर्म को छुपा नहीं पा रहा था। वह आगे आया और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। आर्यन, आदित्य, मैं मैं तुमसे बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है। आर्यन ने उसे गले लगाया और कहा, विक्रम, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तुमसे कोई बुराई नहीं रखता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति की सच्ची परख उसके चरित्र से करनी चाहिए, उसकी सोच से करनी चाहिए, न कि उसकी जेब से या उसके दिखावे से। प्रिया भी रोते हुए और अपराध बोध से भरकर माफी मांगने लगी। भैया, मुझसे बहुत गलती हुई है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा और अशोभनीय व्यवहार किया है। मैंने आपका मजाक उड़ाया है। आर्यन ने सभी को माफ कर दिया। उनके दिल में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। वे जानते थे कि लोग गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। राजेश वर्मा ने घोषणा की, मित्रों, आज से आर्यन वर्मा हमारे राज्य के मुख्य उद्योग सलाहकार भी होंगे। वे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। रीता ने अनुष्का के पास जाकर कहा, अनुष्का, तुम वाकई में बहुत भाग्यशाली हो। आर्यन जैसा पति पाना, जो न केवल सफल है, बल्कि इतना विनम्र और संस्कारी भी है, यह बहुत बड़ी बात है। अनुष्का ने गर्व के साथ जवाब दिया, रीता, यह भाग्य की बात नहीं है। मैंने उन्हें उनके व्यक्तित्व के लिए चुना था, उनकी अच्छाई के लिए चुना था, पैसे के लिए नहीं। और आज मुझे गर्व है कि मेरा फैसला सही था। इतने में आर्यन ने माइक लेकर सभी लोगों से कहा, मित्रों, मैं चाहता हूं कि आज यहां से हम सभी एक महत्वपूर्ण सीख लेकर जाएं। किसी भी व्यक्ति की परख उसके बाहरी दिखावे से, उसके कपड़ों से, उसकी संपत्ति से ना करें। उसके चरित्र को देखें, उसके व्यवहार को देखें, उसकी सोच को समझें और उसके मन की अच्छाई को परखें। उन्होंने आगे कहा, पैसा केवल एक साधन है, साध्य नहीं है। असली खुशी धन में नहीं, बल्कि रिश्तों में है, प्रेम में है और समाज की सेवा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। सभी लोग आर्यन की बातों से बहुत प्रभावित हुए थे। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। एक प्रमुख व्यापारी ने पूछा, सर, क्या आप हमारे साथ व्यापारिक साझेदारी करने पर विचार करेंगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। आपको मेरे जैसे ही ईमानदारी, पारदर्शिता और समाज सेवा के सिद्धांतों पर चलना होगा। व्यापार केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। पार्टी समाप्त होने के बाद आर्यन और अनुष्का अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर अनुष्का ने पूछा, आदित्य, मैं कहूं आर्यन, तुमने मुझसे अपनी असली पहचान पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? आर्यन ने बहुत प्यार से समझाया, अनुष्का, मेरा तुम पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि तुम मुझसे प्रेम मेरे पैसे के लिए करती हो या सच में मेरे व्यक्तित्व के लिए। जब मैंने देखा कि तुमने मुझे एक साधारण व्यक्ति समझकर भी दिल से स्वीकार किया, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारा प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। अनुष्का की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे गर्व है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो न केवल सफल है, बल्कि एक सच्चे अर्थों में महान इंसान भी है। इस घटना के बाद आर्यन और अनुष्का का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। उन्होंने मिलकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुरुआत की, जो सच्चे प्रेम, आपसी सम्मान और साझा मूल्यों पर आधारित था।